नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस का ये नारा फैजाबाद में सफेद हाथी के दांत सिद्ध होता नजर आ रहा है। ये आरोप हम नहीं बल्कि ये आरोप फैजाबाद के गांव बड़ौली के रहने वाले राकेश शर्मा लगा रहे हैं। उनके मुताबिक उनकी पुश्तैनी जमीन पर उनके सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया है। जिस जमीन को उन्होंने मांगा तो उनके भाइयों ने और अपने बेटों और कुछ भारी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ लाठी डंडे और सरिये से उनके साथ मारपीट कर दी। घटना बीते 9 अप्रैल की है, जिसे पूरे 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। राकेश शर्मा ने बताया कि साजिश के तहत उन पर हमला किया गया, जिसके चलते उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें भी आई। फिलहाल अब वो काम करने की स्थिति में भी नहीं है, जिसके चलते उनके घर की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। वो चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ पुलिस उचित कानूनी कार्यवाही करे और उन्हें इंसाफ दे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आइए सुनते हैं क्या कहना है पीड़ित राकेश का। वहीं बीपीटीपी थाना प्रभारी की माने तो पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है और कॉल डिटेल को भी अच्छे से देखा जा रहा है। जैसे ही कोई सबूत मिलेगा तो तुरंत प्रभाव से आरोपियों पर कार्यवाही की जाएगी। जिन भी लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है वो अभी पुलिस के शक के घेरे में है। जैसे ही पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिलता है उनको गिरफ्तार करके आगे की कागजी कार्यवाही भी की जाएगी। ये जमीन का मामला है जी। ये दिनांक 9/4/2022 को मैं अपने ड्यूटी से अपने घर आ रहा था जी। वहाँ पे 2 बंदों ने मुझे रोका। एक बंदे को तो मैं पहचानता हूँ, वो मेरे गांव का ही है जी। और दूसरे अनजान है, सामने आने पर उसको मैं पहचान लूँगा। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो अचानक धर्मवीर, मुकेश और टीटू और कैलाश और मुकुल, इन सब के हाथों में लोहे के सरिया थे। इन्होंने मुझे देख के मेरे पर अटैक कर दिए और मुझे चोटें मारी। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी, क्या वजह थी मारपीट करने की? पुरानी रंजिश थी, मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने बेच दी और मुझे हिस्सा ना दिया। मैंने जब हिस्सा मांगा तो इन्होंने मेरे साथ शुरू से ही मारपीट करी और शुरू से धमकी देते रहे कि हम तुझे या तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। मारपीट की शिकायत पुलिस को दी आपने? पुलिस को कई बार दी है कई बार शिकायत दी है, लेकिन पुलिस वाले ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई हो और इन दोषियों को पकड़ा जाए और इनको जेल में, इनको कोर्ट में पेश करा जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई गिरफ्तारी अब तक की गई है? आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरी कोई बयान लिए नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं बयान लेने के लिए। अब तक आपके कोई बयान नहीं हुआ? आज तक कोई बयान नहीं है। मतलब कितना दिन हो गया, मतलब मारपीट को? 1.5 महीने के करीब हुआ आया, मेरे कोई बयान नहीं लिए। क्या चाहते हैं प्रशासन आपका बयान ले और कार्रवाई करे? मैं चाहता हूँ कि प्रशासन मेरे बयान ले और मेरी कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं लापरवाही मानते हैं पुलिस की? पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। उन्होंने एसएचओ को पैसे दिए हैं और पैसे लेगा एसएचओ साहब हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमने कोर्ट से भी ऑर्डर करवाए हैं, लेकिन कोर्ट की भी एसएचओ साहब ने नहीं मानी। कौन सा थाना है, कौन से थाने का मामला है? बीपीटीपी सेक्टर 76 थाना। कौन सा गाँव है ये? गाँव बड़ौली है, सेक्टर 80 है। पुलिस की कार्रवाई से पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होना, बिल्कुल नहीं। सर, एक मारपीट का मामला है, क्या था? बड़ौली का मामला है सर, क्या था? बड़ौली के राकेश शर्मा ने शिकायत दी कि जब मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके बड़ौली पुल के पास आया तो मुझे 5-6 लोगों ने मिलके बुरी तरह मारा। इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके जांच तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में अभी तक जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। अभी उन पे गहराई से जांच की जा रही है। सीसीटीवी के कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है और उनकी कॉल डिटेल्स को अच्छे से देखा जा रहा है। जैसे ही कार्रवाई पुख्ता हो जाएगी, कार्रवाई कर दी जाएगी। पीड़ित आरोप लगा रहा है कि 1.5 महीने बीत गए, पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया, तो ये कितना सच है?
पीड़ित के बयान पे ही पर्चा दर्ज हुआ है और उसी के कार्रवाई की जा रही है। FIR उसी पे दर्ज हुई है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? धारा 147, 148, 149, 323, 506। तो अभी तक कोई आरोपी अरेस्ट किया गया है इस मामले में? आरोपी अरेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए कि जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं वो अभी शक की घेरे में हैं, पुख्ता नहीं हो पाए हैं। चलिए रुक करेंगे आगे खबर की और। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान एसोसिएशन के सहयोग से दिव्यांगों के उपकरण के लिए बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में लगाए जा रहे जांच कैंप में शिरकत की। इस अवसर पर बल्लभगढ़ के SDM मौजूद रहे। इस कैंप में जिसमें मोटराइज साइकिल, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, बैसाखी छड़ी इत्यादि हेतु दिव्यांगों का परीक्षण किया गया। वहीं जांच कैंप में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिव्यांगजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा उन्हें उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि ये कैंप एक बेहतर और सराहनीय कदम है। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से सचिव विकास कुमार ने बताया कि दिव्यांगों के उपकरण के लिए जांच कैंप लगाया गया है। रेड क्रॉस के सचिव ने अपील की है कि फरीदाबाद वासी इस अवसर का फायदा उठाएं और अधिक से अधिक मात्रा में अपनी विकलांगता की जांच कराएं। वहीं दिव्यांगों के उपकरण के लिए जांच कैंप में पहुंचे सभी लाभकारी काफी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। देखो जी, फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन किया गया, सहायता तो 2-3 महीने बाद मिलेगी जब सब एरिया कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? कुछ इनसे आश्वासन मिला है? आश्वासन लोग करें हाँ सामान मिलेगा, पक्की मिलेगा। अच्छा, कितनी मदद मिलेगी इससे? मदद का चार्जिंग बारी बता रहे हैं 80 के ऊपर चार्जिंग बारी है। सरकार की ऐसी योजनाएं कितना लाभ पहुंचा रही है? हाँ जी, लाभ भी ठीक मिल रहे हैं जी। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जो कहना लगा अच्छा है, जो दिव्यांगों का थोड़ा बना होगा, पर थोड़ा सरकार रोजगार पे भी ध्यान दे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ सबसे ज़्यादा लोग हैंडीकैप हैं तो रोजगार हैं। अच्छा, यहाँ पर सिविल लगा है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है? क्या कुछ पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद कंप्यूटर द्वारा एक स्लिप दी जाती है, जो भी सामान मिलेगा। अब ये नहीं टाइम पता कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसके बाद समय के बाद से कार्य करती आई है और पहले भी करती आई है और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आज के इस कल्याण शिविर के अंदर हमने दिव्यांगों को और सीनियर सिटीजन्स को कवर करने के लिए रखा है। इसके अंदर हमारे अलिम्को की टीम जो है यहाँ पे आके सभी का जाप माप कर रही है और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लगभग 10,000 लाभार्थियों को जो है वो लाभ पहुंचाएं। इसी श्रृंखला के अंदर आज आदरणीय मूलचंद शर्मा जी मंत्री जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया और ये 6 दिवसीय जो कैंप है हमने रखा है अलग अलग जगह पे और इसका असेसमेंट हम इस एक बार करने के बाद दोबारा पुनः एक बार शुरू करेंगे और हम 10,000 लोगों को इसके अंदर लाभ पहुंचा जो हमारा लक्ष्य रखा गया वो पूरा करेंगे। कैसे लोग यहाँ पर पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे जो है इसका लाभ ले सकते हैं, क्या क्या उपकरण होंगे जो इनको सहायता प्रदान करने में दिए जाएंगे? देखिए, जो दिव्यांग व्यक्ति है जिसके पास अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट है और जिसके पास अपना आधार कार्ड है यहाँ का फरीदाबाद और पलवल का, वो यहाँ पे आके अपना पंजीकरण करवा सकता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन जो हैं जो 60 साल से ऊपर है वो अपना आधार कार्ड ला के यहाँ पे अपना जो है पंजीकरण करवा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। दूसरी संस्थाएं जिनके हमारे MP साहब इनके साथ 24 घंटा समाज सेवी हैं, ये सब लगे रहते हैं। मैं इनके इस बात का धन्यवाद करूँगा जिनको कोई सहारा नहीं, उनका सहारा देने का कार्य हम सब लोग लगे हुए हैं और रेड क्रॉस के माध्यम से इनके अभी जो भी इनके पैरामीटर रखे हैं, जो अंग इनके आने हैं 1.5 महीने के बाद आएंगे और 1.5 महीने के बाद अपने जो सपने साकार करेंगे कि आम आदमी को चलना है, फिरना है, घूम नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, साइकिल है, ये सब इस तरह की जो केंद्र की तरफ से जो डायरेक्शन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए, ये सब आम आदमी को लाभ मिलेगा और सहारा। कैसे एक उम्मीद जागती है जब भारत सरकार इनको इस तरह से जो उपहार के तौर पर या कुछ ऐसे मदद के तौर पर जो चीज़ें वितरित करती है, कैसे नई किरण इनमें लगती है? भारत सरकार सोच रही है दिव्यांगों को इस तरह की चीज़ें देने का। मेरा ये मानना है, अपने लिए लोग सब करते हैं, अपने लिए सब लोग अपने परिवार के लिए अपने लिए करते हैं, पर जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, बेसहारों के लिए कार्य करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है।
और धर्म वही कहलाता है जो दूसरों के मत हो और दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के लिए काम करे। चलिए खबरों में बात करेंगे आप पलवल में बढ़ते क्राइम ग्राफ के बारे में। पलवल के सबसे व्यस्तम चौक पर स्थित होटल पॉश में गोली चलाकर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को अपराध जांच शाखा पुलिस होटल ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से एक हत्या का मामला भी चल रहा है। पॉश होटल में गोली चलाने वाले चर्चित मामले का खुलासा आखिरकार अपराध जांच शाखा पुलिस टीम होटल ने कर दिया है और गोली चलाने के आरोपी गांव असावटा निवासी विनोद उर्फ भोली को पुलिस ने हसनपुर चौक से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही इसके दूसरे साथी सनी की तलाश भी शुरू कर दी है। अपराध जांच शाखा टीम होटल प्रभारी जंगेश्वर सिंह ने बताया कि 14 तारीख की रात को करीब 10:30 बजे एक नकाबपोश युवक ने होटल में अंदर जाकर गोली चलाकर पैसे की मांग की। आरोपी ने होटल में 2 गोलियां चलाई। गोली चलाने के बाद आरोपी होटल में ये कहकर अपने नकाबपोश साथी के साथ बाइक पर सवार होकर चला गया कि ये गोली फुलवारी के राजेश ने चलवाई है। होटल के मैनेजर रणवीर की शिकायत पर यह मामला दर्ज कर लिया गया। मामला दर्ज करने के साथ ही जिला पुलिस की टीम उसकी छानबीन में जुट गई। इसके बाद गोली चलाने के आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने साथी सनी के साथ था और वारदात उसने फुलवारी निवासी राजेश के कहने पर की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से हथियार और बाइक बरामद करने के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। तारीख 14/5/2022 को होटल पॉश पड़ता है आगरा चौक से सर। वहाँ पे ये 2 आदमी थे सर, एक मोटरसाइकिल पे था और दूसरा जो आदमी था वो उसके हाथ में पिस्टल था। उसने जाके वहाँ पे हफ्ता वसूली की मांग की और वहाँ पे गोली चलाई। कितने लोग थे सर ये? है ना? कितने लोग थे? ये 2 आदमी थे सर। इसमें जो सन्नी नाम का लड़का था वो बाहर खड़ा था और जो विनोद ये पुत्र जगन है और भोली ये असावटा गांव के रहने वाला और इसने पिस्टल से अंदर जाके गोली चलाई थी। 2 फायर किए हैं इसने सर, एक अंदर मैनेजर के पास फायर किए और एक बाहर जो पेंटर करते हैं वहाँ पे फायर किया। उस गोली से कोई तो हमने वहाँ पे सीसीटीवी की फुटेज की जो मदद ली और इसके लड़कों को आइडेंटिफाई किया है और कल हमने इसको हसनपुर चौक से जो विनोद है इसको अरेस्ट किया है। तो सर दूसरा इसमें सन्नी है, एक लड़का पलवल का और है और एक इसमें जो राजेश है जो इसे पूछताछ में बताया कि जो राजेश है फुलवाड़ी गांव का रहने वाला कि राजेश ने मेरे को ये फायरिंग करने के लिए कहा था और हफ्ता वसूली के लिए कहा था। क्या इन पे कोई पहले भी कोई आरोप है? वारदात है? हाँ, इसके खिलाफ पहले 302 का मुकदमा दर्ज है सर और उसमें ये बेल पे है सर। तो ये विनोद? हाँ। तब आपने क्या कार्रवाई की है? अभी इसको अरेस्ट किया है सर। आज अरेस्ट करने के बाद इसको अभी कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से पुलिस रिमांड लेंगे सर। कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? मामला सर 384 है, एक्सटॉर्शन की 307 है, 34 IPC 506 120 भी और 25 चम्मन 59 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा। कोई हथियार वगैरह बरामद किया आपने? अभी सर पुलिस रिमांड लेंगे सर। इससे जो पिस्टल है वो रिकवर करेंगे, जो मोटरसाइकिल यूज़ की है तो वो रिकवर करेंगे सर। और जो इसके साथी पलवल में एक बार फिर से सामने आया दहेज के दानव का चेहरा। पलवल के गांव अकबरपुर नाटौल में दहेज में बाइक व नकदी न मिलने पर शादी के 15 महीने के अंदर ही विवाहिता की जहर देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हथीन थाना पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर पति सहित 4 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मटकौला चौकी में कार्यरत जाँच अधिकारी सुभाष ने बताया कि पलवल के गांव अच्छेजा निवासी जगवीर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपनी बहन शीतल का विवाह 16 फरवरी 2021 को अकबरपुर नाटौल निवासी सुधीर के साथ किया था। शादी में दिए गए दान दहेज से ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। उनकी बहन ने कई बार इस बारे में शिकायत भी की थी। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बाइक व 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 21 मई को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बहन गुरु नानक अस्पताल पलवल में भर्ती है और 22 मई को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जगवीर का आरोप है कि उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने जहर देकर मारा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर पति सुधीर, ससुर कुमारपाल, सास बाला व जेठ विनोद के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुलिस के हाथ लगते हैं उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो जो शादी में हमने अपनी तरफ से बना था, दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे और वो मांग करते थे बार बार दहेज की।
और लगभग हम गए भी थे, गांव से भी बहुत बंदे गए थे। अब मैंने जो मेरे छोटे बड़े थे वो लेके गया था, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। और मेरे को इतला मिली थी 21 तारीख को लगभग रात के 11 बजे कि आपकी सिस्टर ने जहर खा लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब हैं जो अस्पताल में, वो बता रहे थे कि इसने जो जहर खाया है वो दिन के 12 बजे खाया है। तो सर 12 बजे से और रात के 11 बजे में तो 10-11 घंटे का अंतर हो जाता है। और मेरी सिस्टर को जहर दिया गया है। इसमें शामलात थे, जो उसका पति था सुधीर और उसका जेठ था जिसका नाम विनोद है और उसके सास ससुर हैं। इन्होंने मिलकर मेरी सिस्टर को जहर दिया फोरेट। तो मैं अपील करूंगा कि इसकी सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। दहेज में क्या कुछ मांग करते थे वो? दहेज में ये मोटरसाइकिल और नगद कैश की भी मांग करते थे। हमने ये अच्छेजा गांव से लड़की है, शीतल नाम है, और ये अकबरपुर नाटोल में शादी हुई थी 1-1.5 साल पहले। अब हमारे पास जो रुका आया था कि भाई यहाँ पे ये पॉइजन खा के एडमिट है गुरु नानक हॉस्पिटल में। शाम को फिर डेथ रुका की खबर आ गई, वो एक्सपायर हो गई है। उस परिजनों ने जो है कंप्लेंट की है कि जी हमारे जो है लड़की को जहर दे के मारा गया। हमने उस कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज कर दिया और जो भी पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हाँ, मुकदमा नंबर क्या है, कौन सी धाराएं हैं और किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, इसमें मुकदमा नंबर 212 है और सेक्शन 498A, 406, 328, 304B, 34 IPC में थाना 3 में दर्ज है। और इसमें पति सुधीर, उसकी सास, ससुर और जेठ का नाम है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब मौसम की। जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हुई बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का मानना है कि चाहे मूंग की खेती हो या ज्वार और बाजरा, इसके अलावा कपास और गन्ने की खेती में भी बरसात होने से किसानों को भारी फायदा मिला है। किसानों का कहना है कि सभी फसलों में अभी पानी देने का सीजन था, लेकिन बरसात होने से जहां उनका खर्च भी बचा तो वहीं बरसात भी काफ़ी अच्छी हुई है। इससे उनकी फसल भी काफ़ी अच्छी होगी। बरसात के बाद जो लोग खेतों में बुआई करना चाहते हैं उनकी बुआई भी हो जाएगी और उन्होंने मूंग की फसल और अन्य फसल बोई हुई है, उनके लिए इस तरह से जो बरसात हुई है वो एक तरीके से आसमान से सोना बरसने के बराबर है। इस बरसात से फसल भी काफ़ी अच्छी होगी और पशुओं के लिए चारा भी पैदा हो जाएगा। ये जो भी अभी हमें न्यूज़ आ रही है बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स की भी, उसमें उसी की तैयारी के चलते हमने काफ़ी जगह हम सर आज क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम ने ग्राइंडर नाम की के ऐप के जरिए लोगों से ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें हमें कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोगों ने ग्राइंडर ऐप का यूज़ करके, इसमें ग्राइंडर एक गे चैटिंग ऐप है जिसमें जो भी बंदा उस ऐप को डाउनलोड करके चैटिंग करता है और सामने वाला व्यक्ति उसको अपनी बातों में फंसा के अपने ठिकाने पे बुलाता है और 2-3 लोगों के साथ मिलके उसका एक तरीके से अश्लील वीडियो बनाया जाता है और इस अश्लील वीडियो के जरिए उनको धमकी देके उनसे पैसे ऐंठा जाता है। तो हमारे पास जो कंप्लेनेंट थे उनसे करीब इन्होंने 3 लाख रुपए की फिरौती इस तरीके से मांगी थी और यही चीज़ उनका वीडियो बना के कि इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और इस माध्यम से वो लोग ग्राइंडर ऐप का यूज़ करके एक तरीके से एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे। तो इसमें हमारे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है हमारी सीआईए द्वारा और इसका मामला एसडीएम नगर में दर्ज है और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें कुछ एक्यूज अभी और बकाया हैं जिनको ऐप का यूज़ करके एक तरीके से एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे थे। तो इसमें हमारे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है हमारी सीआईए द्वारा और इसका मामला एसडीएम नगर में दर्ज है और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें कुछ एक्यूज अभी और बकाया हैं जिनको ऐप का यूज़ करके
एक तरीके से एक्सटॉर्शन का रैकेट। चले खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम के हरेरा ऑफिस में मायरा बिल्डर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब जिन लोगों ने यहां फ्लैट के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उन लोगों की राशि कौन वापस करेगा या उनको फ्लैट कौन देगा। इस बात को लेकर हरेरा चेयरमैन से मिलने के लिए सभी खरीदार उनके ऑफिस पहुंचे। गुरुग्राम के हरेरा ऑफिस में लोगों ने मायरा इंफ्राटेक बिल्डर के खिलाफ हरेरा ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि डीटीपी विभाग की तरफ से लाइसेंस बिल्डर का रद्द कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ हरेरा चेयरमैन के आदेश के बाद अकाउंट को भी सीज कर दिया गया। लेकिन इस बीच जिन लोगों ने इस परियोजना में पूरा पैसा दे दिया है उनका क्या होगा। ये तमाम सवालों के बीच आज खरीदारों ने हरेरा के सामने प्रदर्शन किया। ये मांग की या तो खरीदारों के पैसे वापस लौटाए जाए या फिर उन्हें प्रायोजना को पूरा कर उनके फ्लैट दिए जाए। खरीदारों ने फ्लैट की पूरी राशि दे दी है और डीटीपी और एसटीपी के लोगों को आश्वासन दिया है कि फ्लैट के निर्माण के लिए सरकार जल्द ही फैसला करेगी। एक मिनट, मेरा नाम हिताशा है। मैम एक बार नाम बता दीजिए, कहाँ प्रोजेक्ट? मेरा नाम हिताशा है और मेरा प्रोजेक्ट मायरा सेक्टर 68 में है। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइसेंस किया जा रहा है और क्या मुलाकात की गई थी चेयरमैन से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट नहीं है, ना हम मायरा के अगेंस्ट है। हमारे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे कंसर्न्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर आंसर दिया जाए कि हमें हमारा घर कौन बना के देगा और कब तक बनेगा, और हमें मिलेगा भी नहीं, बिकॉज हम लोगों को तो अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि हम लोगों को घर मिलेगा भी या नहीं, राइट। तो हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ रेरा से और डीटीपी से सिर्फ यही मांगते हैं कि आप प्लीज़ हमें इन राइटिंग दीजिए सो दैट हम लोग पीसफुली अपने घरों में सो पाएँ, थोड़ा रिलैक्स हो पाएँ। हम लोग रोज़ अपनी जॉब्स छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के इस तरह से धूप बारिश तूफान में हम लोग रोज़ नहीं आ सकते। तो हमें आप एक आंसर दीजिए, कंक्लूजन दीजिए सो दैट प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने जो पैसा लगाया है हम लोग थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हम लोगों को मिले, हम लोग रिलैक्स हो पाए। अच्छा, आप यहाँ पर आज पहुँचे हरेरा में? मैं फेडरेशन ऑफ अफोर्डेबल होम बायर्स ऋतु भरियोग, सो इन लोगों ने हमें बुलाया था कि आप आकर हमारा साथ दीजिए। सो इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्चुअली अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ बायर्स। नोबडी इज टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी, द डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट एंड नाउ द रेरा, दे ऑल हैव कम ऑल द वे। वहाँ से इतनी दूर से ये लोग आए हैं किसके लिए? एक इन्होंने पेमेंट किया हुआ है और जेन्युइन पेमेंट किया हुआ है, अगर और कोरोना के टाइम भी पेमेंट किया हुआ है, बट आज इनको मिल क्या रहा है? दिस इज़ द फेट। यहाँ पर आकर बैठे हैं और ये लोग अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत पीसफुली जाना चाह रहे हैं, बट अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और हमारी रिक्वेस्ट है कि या तो मिस्टर खंडेलवाल जी बाहर आके इनसे एक बारी बात तो करें, एक मॉरल सपोर्ट तो दें इनको साइकोलॉजिकल ये तो होगा कि हमारे साथ कोई खड़ा है, हमारी कोई बात सुन रहा है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।